अंदर चलिए पिताजी। आइए। नंदिनी गंगा की सगी बहन है। इस सच को बताने के लिए तुमने गंगा को समझाने की बहुत कोशिश की थी। तुम्हारी कोशिश बेकार नहीं गई। तुम्हारी मेहनत काम आ गई। गंगा को नंदिनी के बारे में सब कुछ पता चल गया है। नंदिनी मेरी सगी बहन है, यह आपने बताया था, पर मैंने विश्वास नहीं किया। लेकिन अब इस कालू ने मेरी सारी गलतफहमियां दूर कर दी हैं। मुझे और गंगा को साथ लाने के लिए आपने की हुई कोशिशों को आज सफलता मिली है। अब हमारे बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं है। मुझे मेरे परिवार के साथ में देखकर आपको बहुत खुशी होगी, इसीलिए मैं इन दोनों को अपने साथ घर लेकर आई हूँ। अब तो आप खुश हैं ना? अब आप जैसा करने के लिए कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। नंदिनी की मदद करने के लिए जो कुछ भी करना होगा मैं वो सब कुछ करूंगी। क्या हुआ जी? मैं अकेली बात कर रही हूँ, आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। मैं पहली बार मेरे परिवार के साथ आई हूँ, इसलिए हमें साथ में देखकर आप हैरान हुए होंगे। आप इन्हें अंदर आने के लिए कहिए। सिर्फ तुम और बाकी कोई भी इस घर के अंदर नहीं आएगा। हम जहां पहले जैसे रह रहे थे वैसे ही रहेंगे। मुझे लगता है इसमें सबकी भलाई है। हमें साथ में लाने के लिए आप इतनी कोशिश कर रहे थे, पर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। ये देखो, तुम्हें जितना कह रहा हो उतना सुनो। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें इन्हें छोड़ना होगा। नहीं तो अगर तुम्हें इनके साथ रहना है तो तुम भी इनके साथ यहां से चली जाओ। गंगा को सच का पता चल गया। इस बात से मैं बहुत खुश थी। अब तुम्हें क्या हो गया है समझ में नहीं आ रहा। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है। आज से आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। और वैसे ही गंगा के सुखी परिवार के लिए आपको उससे दूर रहना होगा। गलती से भी आप गंगा के रिश्तेदार हो ये बताने की कोशिश मत करना। गंगा भी आपके पास कभी नहीं आएगी। आपको इतना बताने के बाद भी मेरे पीठ पीछे इसके साथ आपने रिश्ता बनाने की कोशिश की तो हम दोनों के बीच का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिए। गंगा आपकी बेटी है, इस बात को भूल जाइए। अब यहां से जाइए। मेरी बात सुन लीजिए। रुकिए, सुनिए, रुकिए, बात तो सुनिए। पिताजी, ये क्या? अचानक इन्हें क्या हो गया? उनकी बात भी सही है। आज तक गंगा तुम्हारे खिलाफ खड़ी थी,
उसने अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब सब एकदम सही होने के बाद अपना घर परिवार संभालना छोड़कर हमारे सारे रिश्ते संभालती रहेगी तो उन दोनों का संसार कैसे होगा? गंगा, रिश्ते बदलने के लिए वक्त नहीं लगता है, लेकिन वो साथ में रहने के लिए नसीब लगता है। और हमारे नसीब में वो लिखा हुआ नहीं है। हमारा रिश्ता बरकरार रखने के लिए हमें रोज एक दूसरे से मिलना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। हम जहाँ हैं वहीं से एक दूसरे के लिए दुआएं मांगेंगे। अब हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया था, फिर भी ये कौन सी परीक्षा है? परीक्षा होगी क्योंकि मैंने कालू के लिए अपना पूरा जीवन दिया है। नंदिनी ने बंदेवी के लिए अपना जीवन दिया है। हम लोगों ने भगवान की सेवा के लिए अपनी जिंदगी न्यौछावर करने के बाद मन में परिवार का लालच हो गया तो वो भगवान ही हमें इस भावना से दूर रखता है। सबके सामने मेरे जरिए अपनी इच्छा बताने वाला कालू अब अरुण के रूप में आकर तुम घर में मत आओ, अपनी बेटी से रिश्ता ज्यादा मत बढ़ाओ, ऐसा उसने कहा है। हम दूर रहेंगे इस बात का मुझे अफसोस नहीं है, लेकिन तुम्हें इसी परिवार के साथ रहकर तुम्हारे पति की परिवार की खुशी के लिए ही जीना होगा। अगर तुम खुश रहोगी तो हमें खुशी ही होगी। पिताजी, मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम खुश रहो गंगा, जाओ बेटा। हम दोनों एक ही माँ के कोख में पले बड़े हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें साथ रहना है, सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहते हैं गंगा। दीदी मत रो गंगा, हमारे बीच का प्यार कभी किसी भी वजह से कम नहीं होगा। मैं जहाँ भी रहूंगी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम अंदर जाओ। चाहो बेटा। चाहो। चलो अब नंदिनी, गंगा, मेरी बातों से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी, लेकिन मुझे वैसा बोलना जरूरी था, इसलिए मैंने बोला। मैं जब उनके खिलाफ थी तब आप उनके साथ खड़े थे। अब हमारे रिश्ते के बारे में जानने के बाद मैंने उन्हें अपना लिया था, पर आप उनके खिलाफ हो गए। हम जिन लोगों को जानते नहीं हैं उनका अपमान किया तो हम उनसे बात करके उन्हें समझा भी सकते हैं,
लेकिन अपने ही लोगों का अपमान करने के बाद उन्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको आपकी गलती का एहसास होगा। मैं उस वक्त का इंतजार करूंगी। तब तक मैं आपके फैसले की जरूर इज्जत करूंगी। सच जानने के बाद तुम उनकी तरफदारी करोगी ऐसा लगा था, लेकिन तुम मेरे साथ हो इस बात की मुझे खुशी है। मेरे लिए हमेशा आपकी खुशी ज्यादा जरूरी है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। पिताजी के बाद हमारे इस परिवार का ख्याल रखने के लिए तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं। अब आगे से तुम परिवार की ठीक से देखभाल करना। कल पापा का कार्य है। उस कार्य के बाद पापा की आत्मा को शांति मिलनी चाहिए, इसलिए एक काम करने के लिए मंजू बुआ ने कहा है। वो ये कि कल हमारे सारे रिश्तेदारों को बुलाकर पापा की तस्वीर का उद्घाटन करने का मैंने फैसला किया है। पापा की मौत के बाद हमारे घर में होने वाले इस पहले शुभ कार्य में तुम्हें ही आगे बढ़कर सभी रिश्तेदारों की खातिरदारी खुशी से करनी होगी। क्या अभी मुझे पापा जी ने इस घर की बहू बनाया है? उनकी आत्मा की शांति के लिए मुझे जो करना होगा मैं करूंगी। पापा जी का प्रोग्राम आपने जैसा सोचा है उससे भी अच्छा होगा। सब कुछ मैं देख लूंगी। ये वन देवी के मंदिर से काल चक्र चुराया उसके लिए। राजशेखर! पापा! पापा! ये मेरी माँ पार्वती के ऊपर अत्याचार करके उसे जलाया उसके लिए। राजशेखर! अरुण, तस्वीर का उद्घाटन करने की परंपरा हमारे यहाँ नहीं है। ये तो मंजू के कहने पर यह प्रोग्राम रखा है। अब इसके आगे क्या करना है ये उसी से पूछ लो। मैं जानती हूँ कि ऐसी कोई भी परंपरा नहीं है। भैया को दिल से याद करके यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं उनकी तस्वीर के सामने पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि देंगे। ठीक है, आओ तुम्ही से शुरुआत करते हैं। हमारा अरुण भैया का वारिस है। पहला हक तो उसी का है ना। आओ अरुण।
वैसे तो तुम भी हमारे भैया की लाडली बहू रही हो, अब तुम उनकी तस्वीर को फूल चढ़ाओ। आओ बेटी। आओ। मैं अंदर जाकर आता हूं। हो गया ना, सबने नमस्कार कर लिया ना? नमस्कार करना अभी बाकी है। मेरा नाम सत्यनारायण है, मैं राजशेखर का बेस्ट फ्रेंड। ऐसा क्या? आपको पहले कभी देखा नहीं? देखा नहीं है क्योंकि मैं शहर के बाहर रहता हूँ। राजशेखर हमारे बीच नहीं रहे, ये बात मुझे अभी पता चली। मैं तुरंत यहाँ चला आया। आप बिल्कुल सही समय पर आए हो। हम पिताजी की तस्वीर को फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आइए ना, आप भी उन्हें श्रद्धांजलि दीजिए। उससे पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी है। यहाँ जो भी लोग हैं सारे परिवार के हैं। आपको जो भी बोलना है बोलिए। नहीं, मैं सबके सामने ये बात नहीं कह सकता। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बोलिए। राजशेखर ने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे। अगर रकम छोटी होती तो मैं छोड़ भी देता, लेकिन रकम बहुत बड़ी है, लगभग 200 करोड़ के आसपास है। इतनी बड़ी रकम है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मेरे पापा को किसी से उधार लेना पसंद नहीं था। बहुत सारे बैंक के लोग तो करोड़ों में लोन देने के लिए तैयार थे, फिर भी मेरे पापा ने मना किया था। फिर आपसे मेरे पापा ने इतने पैसे उधार कैसे लिए? इस पर हम विश्वास करें? हमें आपकी बात पर भरोसा नहीं है। मेरे पापा का नाम खराब करने के लिए आप कुछ भी बोल रहे हैं, उन पर उधारी का कलंक लगा रहे हैं। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे मुंह से यही बात सुनने के लिए मुझसे तुम्हारे पापा ने रकम उधार ली है, ऐसा झूठ बोलना पड़ा। तुम्हारे पापा के नाम पर कलंक ना लगे, इसका तुम जितना ख्याल रखते हो, वैसे ही मेरी बहन के नाम पर भी कलंक ना लगे, इसका मैं भी ख्याल रखता हूँ। पहले आपने कहा कि आप मेरे पापा के दोस्त हैं, और अब आपकी बहन के बारे में बोल रहे हैं। इन दोनों का एक दूसरे से क्या संबंध है? संबंध है। तुम्हारे पिताजी की पत्नी मेरी बहन है। अरे बाप रे,
मेरी बहन का नाम है शिवानी। उनकी मेरी बहन से मुलाकात हुई 1983 में, जब तुम्हारे पिताजी बर्मा में रबड़ का बिजनेस करने के लिए आए थे। तब वो एक दूसरे को मिले। वो एक दूसरे को पसंद करते थे, फिर उन दोनों ने शादी की। उनका परिवार बहुत सुखी था। फिर कुछ दिनों के बाद उन्हें मालती नाम की एक बच्ची हुई। जब तुम्हारे पिताजी बर्मा में आते थे, तब वो मेरी बहन के साथ खुशी से जिंदगी जी रहे थे। उन्होंने मेरी बहन के लिए वहां पर प्रॉपर्टी भी खरीद ली थी। वो उसका ख्याल रखते थे। इतना ही नहीं, हर महीने खर्चे के लिए पैसे भी भेजते थे। पिछले कुछ महीनों से उन्होंने एक भी पैसा नहीं भेजा था और कुछ महीनों से उनका फोन भी नहीं आया था। ऐसा क्या हुआ, इसकी पूछताछ करने के लिए हम बर्मा से यहाँ आए और वो इस दुनिया में नहीं है, ये बात हमें पता चली। अपना पति जिंदा नहीं है, ये बात जानने के बाद अगर दोनों के रिश्ते के बारे में बाहर बताया तो उनके रिश्तों पर कलंक लग जाएगा। इसलिए मेरी बहन उन दोनों का रिश्ता छुपाने लगी। लेकिन मुझे इस बात को छुपाना पसंद नहीं है, इसलिए मैं अपनी बहन को जबरदस्ती यहाँ लेकर आया हूँ। वो मेरे जिद के खातिर यहाँ तक तो आई है, लेकिन घर में आने की उसकी हिम्मत नहीं, इसलिए वो कार में बैठी है। अगर आप उसे जाकर बुलाएंगे तो वो जरूर आएगी। मेरी बहन यहाँ आप लोगों के बीच झगड़ा लगाने या आपकी जायदाद में हिस्सा मांगने के लिए नहीं आई है। आपके पिताजी के साथ मेरी बहन का जो रिश्ता था उसे बताने के लिए आई है। आपके पिताजी गए हैं, इस बात का दुख हल्का करने के लिए वो यहाँ आई है। मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी बहन को अंदर ले आइए। वो यहाँ क्यों लेकर आएंगे? आप अचानक से कहीं से भी आएंगे और हमारे पापा जी के बारे में कुछ भी बोलेंगे और हम विश्वास कर लेंगे? हमें विश्वास नहीं है। हम हमारे पापा जी को अच्छे से जानते हैं। उनकी निजी जिंदगी के बारे में आपको कुछ नहीं पता, फिर भी कैसे बोल रहे हैं? हमारे पापा जी उनके परिवार को छोड़कर किसी से प्यार नहीं करते थे। बिजनेस छोड़कर किसी दूसरी चीज के बारे में सोचने के लिए उनके पास वक्त ही नहीं था। और सबसे जरूरी बात, हमारे ऊपर कोई उंगली ना उठाए, ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा असूल हमारे पापा जी का था। ऐसे असूलों पर चलने वाले पापा जी किसी भी हालत में ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। उनकी जिंदगी में हमारे सिवा कोई और दूसरे लोग नहीं हैं। मैं ऐसे अचानक आकर आपको बताऊंगा तो आप विश्वास नहीं करोगे, ये मैं जानता था। इसीलिए मैं अपने साथ सबूत लेकर आया हूं। ये देखो, मैंने तुम्हारे पिताजी के साथ खींची हुई तस्वीर। अरे, जब तुम छोटे थे तब मेरी बहन तुम्हें देखना चाहती थी, तब तुम्हारे पिताजी ने ये भेजी हुई तस्वीर। देवसेना जब घर में आई थी तब यह हमारी पोती है ऐसा कहकर उन्होंने ये तस्वीर भेजी थी। लाओ मुझे दो। ये आपकी और गंगा की शादी हुई तब खींची हुई तस्वीर। अरुण दिखाओ, ये देखो, देखो तो, दिखाओ तो। अरे बाप रे बाप, दिखाओ। तुम्हारे परिवार में घटी हुई हर एक घटना के बारे में राजशेखर ने मेरी बहन को बताया है। इसका मतलब उनका मेरी बहन के साथ कैसा रिश्ता था यह आप अच्छे से समझ गए होंगे। इतना ही नहीं, उस वक्त तो फोन करने की सुविधा भी नहीं थी। तब तुम्हारे पिताजी ने बहुत सारे खत लिखे थे, उसमें से एक खत मैं अपने साथ लेकर आया हूं। देखो,
मेरी बहन को घर के खर्चे के लिए तुम्हारे पिताजी के अकाउंट से मनी ट्रांसफर किए थे, ये उसका सबूत। अपने रिश्ते के बारे में बताने के लिए सबको सबूत दिखाना पड़े, ये मेरी दीदी को पसंद नहीं है। लेकिन मेरी दीदी को बिना बताए मैं ये सब कुछ लेकर आया हूँ। अभी तो आपको विश्वास हो रहा है? हम हमारे भैया को अच्छे से जानते थे। तुम चाहे कितने भी सबूत दिखाओ, हम विश्वास नहीं करने वाले। देवी, मैं इनसे बात करती हूँ, तुम बीच में मत बोलो। अरुण, जरा इधर आओ। आओ। राजशेखर बर्मा में एक लड़की को पसंद करता था, ये सच है। उसे वो हर महीने पैसे भी भेजता था, ये बात भी मैं जानती हूँ। उसके साथ खींची हुई फोटो उसने मुझे दिखाई थी, पर अभी कहाँ रखी है भूल गई। जिसके साथ उसका रिश्ता था उसे ढूंढते हुए यहाँ आ गई है। उससे नाराज होना ठीक नहीं। तुम जाकर उसे अंदर ले आओ। नहीं दीदी, इस बात को हम नजरअंदाज नहीं करेंगे। इसे शुरू होने से पहले रोकना होगा। अगर ये बहुत बड़ी तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हाँ, दीदी बिल्कुल सही कह रही है दीदी। राजशेखर के जाने का दुख जितना हमें हुआ है उतना ही शिवानी को भी हुआ होगा। ये बात ध्यान में रख के बोलो। अरुण, जाकर उसे ले आओ। अरे ये क्या दीदी आप भी? वो गाड़ी में बैठी है ना, चलिए उनको अंदर लेकर आते हैं। मेरी बहन को इतनी इज्जत दी, उसके लिए शुक्रिया। चलिए। दीदी, तुम्हें लेने के लिए खुद अरुण यहाँ पर आया है। अब तो जिद छोड़ दो और अंदर चलो। आप कौन है मैडम? मेरे पापा को ढूंढते हुए आप ऑफिस में आई थी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए कौन है आप? लेकिन आप कौन हैं? आप ऑफिस में भी आई थी? सिर्फ ऑफिस में ही नहीं, गार्डन में भी मिलने वाली मेरी दीदी ही थी। अपनी पहचान छुपाने के लिए इसने आपसे झूठ कहा था। पिताजी अचानक ऐसे कैसे चले गए बेटा? जब आखिरी बार मुझे मिले थे तब तुम्हें और तुम्हारी बेटी को इस घर में लेकर आएंगे ऐसा कहा था मुझे। अब तो वो खुद ही चले गए। आज उनके लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। कितना भी रो लीजिए, लेकिन पिताजी वापस नहीं आने वाले। पिताजी की तस्वीर को श्रद्धांजलि अर्पण कराएं। आप भी आकर श्रद्धांजलि दीजिए। आइए अंदर आइए।
परिवार बसाया था, लेकिन इस परिवार के बारे में कोई नहीं जानता। मेरे जज्बातों की इज्जत की तुमने, और यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए मुझे खुद अंदर लेकर आए। मेरे लिए इतना सब किया काफी है। मेरी वजह से कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं जैसे हमेशा रहती थी, अब भी वैसे ही रहूंगी। मैं सबसे दूर रहूंगी, जहाँ थे वहीं रहूंगी। अब मेरे मन का बोझ उतर गया। आपने हमें यहाँ आने दिया, शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। बात सुनिए, आप जो मुझे समझ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। और इतना ही नहीं, जिस राजशेखर के बारे में आप बात कर रहे हैं वो कौन है मुझे पता ही नहीं है। एक मिनट। मेरे पिताजी के दिल में आपने जगह बनाई है, इसका मतलब आप जरूर अच्छी होगी। मेरे पापा जिंदा नहीं, ये बात जानने के बाद उनके साथ जो रिश्ता था आपने छुपाने की कोशिश की, इसलिए मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूं। अब आप अकेली नहीं रहेंगी, हमारे साथ रहेंगी। इसी घर में रुकिए, इस घर में हमारे साथ रहिए। अरुण, तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें समझ में भी आ रहा है क्या? इन्हें यहाँ रुकने के लिए कह रहे हो? ये क्या कर रहे हो? भैया इसे कभी इस घर में नहीं लेकर आए, फिर तुम इसे यहाँ कैसे रख सकते हो? हाँ भांजे, अगर वो जा रहे हैं तो जाने दो, उनको मत रोको। आप लोग कुछ मत बोलिए। मेरे पिताजी के साथ जिसका रिश्ता था वो मेरे लिए माँ जैसी है। अब ये हमारे साथ रहेंगी। पिताजी की अधूरी इच्छाओं को मैं पूरा करूंगा। अब इसके बीच में कोई नहीं आएगा। अरे अरे, क्या कह रहा है? गंगा, इन्हें अंदर लेकर जाओ। जाओ, लेके जाओ। आइए। जाइए ना। ये क्या हो रहा है? चलो चलो। मेरी बहन उसके अपने घर में रहनी चाहिए, यही मैं चाहता था। आपने उसे यहाँ रुकने के लिए कहा, यह बहुत अच्छा काम किया आपने। आप भी यहाँ रह सकते हैं। आपके रहने का सारा इंतजाम मैं खुद करूंगा। आपकी बातों से मैं भावुक हो गया हूँ। मुझे बर्मा में वापस जाना था, लेकिन आपकी बातों की मैं इज्जत करता हूँ और यहीं रुक जाता हूँ। हमारा सामान होटल में है, मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। ठीक है।
मेरी बहन आपकी पत्नी है, ये बात आपने सबसे छुपा कर रखी थी, इसीलिए मैंने आज तक आपको कभी जीजाजी नहीं कहा। आज आपके परिवार ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया है। अब मैं पूरे दिल से आपको जीजाजी कह सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जीजाजी। मैं जाकर आता हूँ अरुण। हाँ ठीक है। सिर्फ पार्वतीपुरम में एक पापा के किस्सों के बारे में सुना था, लेकिन अब बर्मा में भी उन्होंने जो किया वो सबके सामने आ गया। आपको जो चाहिए था वो मैंने सब किया है पापा। आप जहां भी रहेंगे वहां आपकी आत्मा को शांति मिले। तुम यहाँ भी आ गई? आप मेरे बारे में बगैर कुछ जाने मुझे घर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ क्या हुआ है और मुझ पर क्या बीती है, ये आपको समझाकर बताने के लिए मैं आई हूँ। तुम जो कहने आई हो मैं शांति से सुनूंगा, तुम्हारी बात मैं क्यों नहीं सुनूंगा, बोलो। जिन्होंने मुझे मारा था वो इसी परिवार के थे, इसीलिए मैंने उन्हें माफ कर दिया। फिर भी उनमें कोई बदलाव नहीं आया। अब जायदाद के लिए वो अरुण और गंगा को भी मारने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बहुत बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी बात ही नहीं मानते। मैं अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए धर्मराज को मैंने मार दिया। मैंने धर्मराज को मारा है, इसलिए मूर्ति मुझसे बदला लेना चाहता है। अरुण और देवसेना को मारकर वो बदला लेगा, ऐसा उसने मुझसे कहा। और उसने जैसे कहा था, देवसेना को मारने की बहुत बार कोशिश की। मूर्ति के हाथ में किसी बाबा के नाम का ताबीज बांधा है, इसलिए मैं उसे मार नहीं सकी। देवसेना को अगर उसके कब्जे में से मुझे बचाना है तो मुझे उसे मारना ही होगा। मैं उसके मरने का इंतजार कर रही हूँ। आप जल्दबाजी में कोई भी गलत फैसला लेकर देवसेना की जान को खतरा हो ऐसा कुछ मत कीजिए। तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ। मूर्ति के गलत व्यवहार की वजह से तुम उसे मारना चाहती हो, ये भी सही बात नहीं है। ईश्वर ने जिसे जन्म दिया उसे मारने का किसी को अधिकार नहीं है। मूर्ति देवसेना को मारने की कोशिश कर रहा है, ये बात सही है क्या फादर? गलत है। फिर उसकी गलतियों की सजा उसे नहीं मिलनी चाहिए। उसकी गलतियों की सजा ईश्वर देगा। मेरी बेटी मुसीबत में है, ये मुझे पता होते हुए भी मैं ऐसे चुप कैसे रह सकती हूँ, बताइए। तुम उस घर में रह रही हो, इसीलिए तुमको पता चल रहा है ना, तो तुम वहाँ पर मत रहो। देवसेना को कुछ नहीं होगा, इसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। आप ईश्वर की सेवा करने वाले सेवक हैं, आप उस मूर्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मूर्ति के खिलाफ जाने पर ही इसका हल होगा ऐसी बात नहीं है, पर भरोसा होगा तो सब कुछ सही होगा। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। तुम विश्वास मत करो, लेकिन तुम वहाँ पर नहीं रह सकती। वो मेरा ससुराल है। जब तक उस घर की सारी परेशानियां खत्म होकर सब लोग खुश नहीं रहेंगे, मैं तब तक वही रहूंगी। मैं तुम्हें वहाँ नहीं रहने दूंगा। तुम वहाँ से चली जाओगी तो मैं तुम्हें मोक्ष जरूर दिलवा दूंगा। मैंने बहुत मुसीबतों का सामना किया है और आज तक वहाँ रह पाई हूँ। आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आप मुझे मोक्ष नहीं दिला सकते।
मैंने एक बार तय कर लिया है तो तुम्हें वहाँ पर नहीं रहने दूंगा। आपको जो करना है करिए। करूंगा। हे भगवान, हमारी भाभी कितनी सुंदर महारानी जैसी दिखती थी और आज जो भैया का नाम लेकर शिवानी आई है वो इनकी बराबरी भी नहीं कर सकती। इतनी सुंदर परी जैसी दिखती थी मेरी भाभी, उसके बावजूद भैया ऐसे शिवानी के चक्कर में कैसे पड़ गए मुझे कुछ समझ में नहीं आता। उसने सबूत दिखाकर साबित किया है, हमें उस पर विश्वास करना होगा। मेरा तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन आपकी दीदी ही उस बर्मा वाली के साथ आपके भैया का रिश्ता था ऐसा कह रही थी। मुझे पता है ना, इसलिए कह रही हूँ। भैया का उस शिवानी के साथ रिश्ता था, ये बात आप अच्छे से जानती थी। भैया हर महीने खर्च के लिए उसे पैसे भेजते थे, ये भी आपको पता था। लेकिन यहाँ आई हुई वो शिवानी वही औरत है, ये कैसे पता? वो मुझे नहीं पता। हाँ? क्योंकि मैंने भी शिवानी की फोटो देखी है, वो भी बहुत साल पहले। फिर जब अरुण ने उसे घर में रुकने के लिए कहा तब आपने कुछ क्यों नहीं कहा? अरुण को उस पर दया आई इसलिए रुकने के लिए कह दिया। अब इसमें मैं क्या करूं? लेकिन यह हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। घर के सारे लोगों की मर्जी के खिलाफ जाकर अनजान लोगों को यहाँ घर में रहने के लिए जगह दी, ये अच्छी बात नहीं। वो सत्यनारायण मुझे बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं लग रहा। मुझे लगता है भैया की जिंदगी के बारे में पता लगाकर वो यहाँ ये सब नाटक कर रहे हैं। झगड़ा क्यों कर रही हो? अन्नपूर्णा दीदी के पास भैया का दिया हुआ उसका फोटो है ना, हम वो फोटो ढूंढ लेंगे तो पता चल जाएगा। हाँ दीदी, आप जाइए फोटो लेकर आइए, फिर हम चेक कर लेते हैं। जरूर उस फोटो में जो औरत है वो ये शिवानी नहीं होगी। मैं भी इसी बारे में सोच रही हूँ, पर वो फोटो कहाँ रखी है याद नहीं आ रहा। आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, आपको याद आ जाएगा। मैं जरा जाकर देखती हूँ कि फोटो कहाँ है। तब तक के लिए तुम लोग झगड़ा ना करके घर में शांति बना के रखो। हमेशा हमें ही समझदारी दिखाने के लिए कहती है। फोटो में दिखने वाली वो औरत अगर अलग हुई ना, फिर देखना मैं इसका क्या हल करती हूँ। उसके बाल खींचकर वहां निकालूंगी। कहाँ रखा है? फोटो एल्बम में होगा जरूर। ठीक है, एक बार कबर्ड में चेक कर। एल्बम में भी नहीं है। अब और कहां पर होगा? कहां रखा है? ये दोनों भी नहीं समझ रही हैं। अब करो तो क्या करूं?
आपको इस महल में आने से मैंने मना किया था, फिर क्यों आए आप यहाँ? मूर्ति की वजह से तुम्हारे पति को और तुम्हारी बेटी को खतरा है, ऐसा तुमने ही कहा था। इसीलिए मूर्ति से बात करके उसने आज तक जो भी गलती की है उसके लिए ईश्वर से माफी मांगे। मैं ये बात उसे समझाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आप कितना भी समझाइए लेकिन मूर्ति नहीं सुनेगा। मैं समझाऊं और कोई ना समझे ऐसा नहीं हो सकता। मूर्ति को पूरी तरह बदल दूंगा ये यकीन तो नहीं दिला सकता, लेकिन मूर्ति की वजह से तुम्हें तकलीफ ना हो ये कोशिश करूंगा। हेलो फादर। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? मेरा नाम देवसेना है। देवसेना? अच्छा तो तुम हो। मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आया हूँ। थैंक यू फादर। बैठो। फादर, मैं ब्राइटो कॉन्वेंट में पढ़ती हूँ। अपने प्रेयर मीट में जब से क्रिसमस के सांता के बारे में आपने कहा था, तब से मुझे हमेशा लगता है फादर कि क्रिसमस कब आएगा और मैं कब सांता क्लॉज को देखूंगी। मैं इंतजार कर रही हूँ फादर। ये बताओ, तुम्हें सांता क्लॉज देखना है क्या? हाँ, लेकिन वो क्रिसमस के वक्त ही आते हैं। किसने कहा? तुम जैसे बच्चे अगर बुलाएंगे तो वो तुरंत आ जाएंगे। आप सच कह रहे हैं? अभी बुलाइए उन्हें। उन्हें बुलाऊं क्या? रेवरेंड सांता क्लॉज, देवसेना आपसे मिलना चाहती है, जल्दी आ जाइए। मैंने बुलाया, अभी आएंगे। वो नहीं आए फादर। उस तरफ देखो। Dashing through the snow on one horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun is to laugh and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. देवसेना, सांता क्लॉज की तरफ से मैं तुम्हें दे रहा हूँ क्रिसमस गिफ्ट। थैंक यू सांता क्लॉज। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। बाय बाय। देवसेना, सांता क्लॉज ने तुम्हें गिफ्ट दिया है ना? अब तो तुम खुश हो ना? बहुत खुश हूँ फादर। देवसेना, फादर ये मूर्ति अंकल की मम्मी है। नमस्ते फादर। गॉड ब्लेस यू। दादी, ये दियो फादर है। हमारे कॉन्वेंट स्कूल में स्पेशल क्लास लेने के लिए सेरेगेनी चर्च से आते हैं। ओहो, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा फादर। फादर, सांता क्लॉज ने दिया हुआ गिफ्ट मैं दादी को दिखा कर आती हूँ फादर। जल्दी आना। बाय बाय। मुझे मूर्ति से मिलना है। मूर्ति को आप कैसे जानते हैं? जानता हूँ। क्या बात है जो आप मूर्ति से मिलना चाहते हैं फादर? आपका बेटा अच्छा है, यह आप कह सकती हैं। आगे से आप जरूर कहेंगे, ईश्वर उसे अच्छा बनाएगा। वो अगर सही रास्ते पर चलने लगेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। अब आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए, उसे बाहर भेजिए। भेजती हूँ फादर।